हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीख स्टडी स्मार्टली के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, काफी दिन से मैं सोच रहा था कि जितने भी बच्चों ने नेट जीआरएफ किया है सबके इंटरव्यू किए जाएं। तो उसमें सबसे पहले आज आपको मिलवाने जा रहा हूं मैं प्रज्ञा सिंह से। तो प्रज्ञा सिंह जी, आ जाएं आप भी जल्दी जल्दी। तो आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है, किस तरीके से अपने मतलब 50 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल तक आप पहुंच सकते हो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते टाइम। तो प्रज्ञा सिंह की आपको मेरे मुंह से कई बार आपने नाम सुना होगा, प्रज्ञा सिंह सर, प्रज्ञा सिंह बहुत बोलते हैं क्लास में। तो प्रज्ञा सिंह काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे अच्छे से, मतलब लास्ट दो सेशन से मेरे से प्रिपरेशन की है, और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगाए हैं और अपना पहले नेट क्लियर किया, फिर अब की बार अपना जेआरएफ क्लियर किया। तो हम इनसे ही पूछते हैं, बातचीत करते हैं। और सबसे पहले सभी बच्चे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना प्रज्ञा सिंह को। और ये आपको गाइडेंस देगी किस तरीके से इन्होंने अपने 50 से 60 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल तक पहुंचे हैं। तो मोस्ट वेलकम है प्रज्ञा सिंह जी आपका। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपना जीआरएफ किया है और उससे पहले नेट किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, सर। तो कैसा लग जी रहा है प्रज्ञा सिंह आपको जीआरएफ करके? सर, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सी आ रही है कि कॉलेजेस भी देख रही हूँ मैं। इवन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए भी अप्लाई कर रही हूँ और पीएचडी के लिए भी कॉलेजेस जो हैं अलग-अलग, मैं वो भी देख रही हूँ। क्योंकि मेरा जो गोल था एक था कि या तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है, या तो मुझे वहाँ से रिसर्च करनी है। ओके। दूसरा जो मैंने एक्चुअली शॉर्टलिस्ट कर रखा है वो है आईआईएम बैंगलोर के लिए। क्योंकि ये ओके। दोनों ही रिसर्च के मामले में इंडिया में टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं। तो ओके। ये मेरी स्ट्रैटेजी अभी आगे की ये है, तो इन कॉलेजेस के लिए एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हाँ, फर्दर मेरे को अब एक्चुअली ऐसे इंस्टीट्यूट भाई से जुड़ना रास्ते है, ऐसे खुल गए हैं आपके लिए। हाँ, हाँ, रास्ते खुल गए मतलब हैं। वो यस सर, बिल्कुल। एक्साइटमेंट आ रही है कि बड़ी बड़ी हाँ, यूनिवर्सिटियां, आईआईटी, आईआईएम, जो हाँ। भी आपके लिए मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हाँ, उनको उनके लिए मेरे देखना रास्ते स्टार्ट कर खुल दिया चुके आपने। हैं। जी, जी। ओके, तो कैसे रही आपकी टोटल जर्नी? आपके फैमिली वाले कैसे हैं, खुश हैं आपके नेट और जीआरएफ दोनों से? जी तो सर, बहुत खुश हूँ वो तो। और एक्चुअली जब मैंने पहली बार जेआरएफ दिया था, तो इट वाज़ लाइक कि कोविड के टाइम पे ही दिया था, जब कोरोना चल ही रहा ओके। था। उसके बाद जो पहला अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन इतनी हो नहीं पाई थी क्योंकि आइडिया नहीं था, गाइडेंस नहीं था। घर में किसी ने भी नहीं किया था। किसी को पता ओके। भी नहीं होता था उस टाइम पे कि जेआरएफ होता क्या है, नेट जेआरएफ होता क्या है। तो कोई बताने ओके। वाला भी नहीं था। तो जितनी भी प्रिपरेशन करी थी, खुद से करी थी। तो उस टाइम पे जो मेरे परसेंटाइल फर्स्ट टाइम में आए थे, वो 64 समथिंग आए थे। ओके। और उसके बाद फिर मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कहीं न कहीं मुझे गाइडेंस चाहिए। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे मैं अलग-अलग एक्चुअली जेआरएफ के लिए वीडियोज़ देख रही थी। वहाँ पे मेरे को एक आपका वीडियो दिखा और उसके वहीं से मैंने आपको अप्रोच किया था, अगर आपको याद हो मैंने आपको कॉल किया था ओके। 2 बार, आपने पहले उठाए यस। नहीं थे सो हाँ हाँ हाँ, ऐसा उसके होता है बाद ना, फिर कई आपका बार बिजी होता है। हाँ। जी, फिर? फिर आपका कॉल बैक आया था। फिर आपने मेरे को जो ओके। उस टाइम पे गाइडेंस दिया, जो मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉल पे ही जो आपने मुझे समझाया, जो गाइडेंस दिया, उससे मेरे को ये समझ में आ गया था कि आपको मुझे अपना मेंटर बनाना है। कि हम्म। अगर मुझे एक्चुअली कोई आगे का अच्छे से गाइडेंस दे सकता है, वो पाथ दिखा सकता है, तो वो आप हैं सर। तो इसीलिए ओके। फिर वहाँ से मैंने आपको कॉन्टैक्ट करके और आपकी क्लासेस लेके अपनी जो प्रिपरेशन थी वो शुरू कर ली थी। ओके। तो फिर आपने मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चलो एक मेंटर चूज हो गया, उसके बाद मेहनत सारी एक स्टूडेंट की होती है। चलो टीचर भी करता है जितनी मेहनत करता है, लेकिन एक बच्चा होता है जो मेहनत करता है साथ ही साथ। तो वो बच्चा जो मेहनत करता है ना, वो आपने स्ट्रगल किया होगा कि वो मेहनत पेपर यस। वन के लिए मेहनत किया, पेपर टू के लिए मेहनत किया। तो किस जी तरीके सर। से आपने मेहनत किया? क्योंकि अगर देखा जाए तो पेपर वन और पेपर टू होते हैं, आपका पेपर टू कॉमर्स था और पेपर वन आपका सभी का कॉमन होता है। सभी तो को आपने कैसे देखा इन दोनों पेपरों को? क्योंकि बच्चे डरते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि पेपर वन तो बहुत इजी है, हम कर देंगे। पेपर टू आपका मतलब ऐसा है कि सारे ज्वाइन करना चाहते हैं, या पेपर टू की पीडीएफ्स मांगते हैं, सर अकेली पीडीएफ्स दे दो। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए, पेपर वन की और पेपर टू की? सब मुझे लगता है कि पहले तो एक बार खुद को
उनको टेस्ट करना चाहिए कि वो एक्चुअली पुराना नॉलेज जानते कितना है। क्योंकि एमकॉम तक आप आते हो लेकिन आपके पास सिर्फ़ जो एप्टीट्यूड रहता है वो सिर्फ़ पेपर 2 का रहता है और आपको सिर्फ़ वही पता होता है। आपको पेपर 1 का एक्चुअली कोई आइडिया नहीं होता। क्योंकि उसमें जनरल टॉपिक लगते हैं कि बहुत जनरल से टॉपिक है बट एक्चुअली उनमें जब इन डेप्थ जाया जाता है और जब वहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं तब वो चीज़ आपको रियलाइज़ होती है कि नहीं, फोकस हमें एक्चुअली पेपर 1 पे भी देना पड़ता है। ओके, और तो जो एक्चुअली आपके मेरे साथ हिसाब वही से, हाँ बोलिए। हाँ, जैसे वो चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरे को पेपर 2 में कॉन्फिडेंस था लेकिन मेरे जो भी दिक्कतें आ रही थी वो पेपर 1 में आ रही थी। क्योंकि मुझे भी एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, पेपर 1 ईज़ी है, हो जाएगा, मैथ्स है, रीज़निंग है, इसके बेसिस पे निकल जाएगा बट वो डेफ़िनेटली नहीं हो पाता। अगर आपने एटलीस्ट 8 यूनिट पेपर 1 की अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी हैं, तो आपका पेपर 1 ओके। क्लियर होने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। ओके, तो ये पेपर चीज़ वन को तो बच्चे बोलते हैं कि पेपर वन तो नोट्स मिल गए, यूट्यूब से कर लिया कवर तो हो नहीं जाएगा। तो आपको लगता है ऐसा? नहीं सर, डेफ़िनेटली नहीं लगता। ओके। डेफ़िनेटली नहीं। आपको जब तक आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं फ़ॉलो करेंगे, आप इन डेप्थ उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं समझ सकते हैं पेपर 1 को इतनी ईज़िली आप नहीं कर सकते, स्कोर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि पेपर पेपर वन के 2 फिर भी अंदर। आप हाँ, हाँ, क्योंकि बोलो। पेपर 2 में आप फिर भी स्कोर कर लेंगे क्योंकि आपने वो चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, आप कॉमर्स से, हाँ, 12th से, फैमिलर 11th होता है से आपका वो। हाँ, हाँ आप बिल्कुल, बहुत कुछ ना फ़ैमिलियर कुछ होते हैं। चीजें तुक्का मार के भी हम कर देते हैं पेपर टू में। कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन पेपर 1 तो में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंडियन रीज़निंग है। हम्म। इंडियन रीज़निंग हमने कभी नहीं पढ़ी। इंडियन ओके, लॉजिकल रीज़निंग जो है वो कभी नहीं पढ़ी थी। और वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको एक्चुअली आपको फ़ोकस करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने फिर इंडियन लॉजिक को कैसे कैसे किया, कितना टाइम दिया? सर मैंने एक्चुअली जो आपके क्लासेस और जो आपके क्वेश्चन बैंक्स हुआ करते थे, क्वेश्चंस बेसिकली जो आपकी वो क्लासेस चलती थी, उन दोनों के थ्रू मैंने एक्चुअली ये चीज़ करी थी। क्योंकि ओके। इन डेप्थ आपने जितना जो पढ़ाया था, जितने ईज़िली तरीके से वो चीज़ें समझाई थी, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं ओके। हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। फिर उसको एग्ज़ाम से महीने, डेढ़ महीने पहले एक बार पूरी वो जो प्लेलिस्ट होती है, उसको हम्म। फ़ास्ट पे करके वो पूरी प्लेलिस्ट को फिर से एक बार देखा था ताकि जो चीज़ें मिस आउट हो गई हैं, जो चीज़ें हाँ। भूल गए हों, वो फिर से रिवाइज़ हो जाएँ। ओके, तो अगर मैं पूछूं पेपर वन के लिए स्पेसिफिक कितना टाइम देना चाहिए एक दिन के अंदर, जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनका यही क्वेश्चन होता है सर, पेपर वन को कितना टाइम दें और पेपर टू को कितना टाइम दें। पेपर टू कोई भी हो सकता है, पेपर वन तो कॉमन है। तो आपके हुँ। हिसाब से पेपर वन को एक दिन में कितना घंटे हम स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि आपने कितने घंटे स्टडी किया था, या बच्चे पूछते हैं हुँ, कितना हुँ। घंटे स्टडी करना चाहिए? तो जैसे अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मैं एक्चुअली उसको दिन में 3 घंटे दिया करती थी, जिसमें से 1 घंटा स्पेसिफिक होता था मैथ्स एंड डीआई के लिए, कि उतने घंटे में ओके। मुझे मैथ्स एंड डीआई करना ही करना है। क्योंकि वो जहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी आने लगती है, आप मैथ्स एंड डीआई में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो जी, तो मैंने 1 घंटा उसके लिए फिक्स कर रखा था कि 1 घंटा ये करना है और बाकी के 2 घंटे 2 कोई-सी भी दूसरी यूनिट जो होंगी, उसको देना है। ओके, और तो जैसे मतलब जो 2 घंटे बाकी के थे आपके, वो पेपर वन की कोई भी 2 यूनिट आप करते थे मतलब? यस, ठीक है। और यस, 1 घंटा आप रेगुलर किसको देते थे, मैथ और डीआई को? ठीक है। मैथ्स और डीआई को। ओके, तो आपको अगर पूछा जाए, काफी सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं सर, पेपर वन में नोट्स कैसे बनाए जाएं, काफी दिन से क्वेश्चन घूम रहा है बच्चों का। तो मैंने बोला जीआरएफ के मुंह से ही आपको कहलवाएंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा सर तो फेंक रहे हैं बस अब, जी, कि पीडीएफ दे हाँ। दिए, बनाओ नोट्स ना बनाओ कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कितने नोट्स बनाने चाहिए बच्चों को पेपर वन के अंदर? सो मेरे हिसाब से तो जैसे क्लास के साथ-साथ जो आपके नोट्स बनते हैं, आप उन्हें बनाइए और जो चीज़ें जिन वर्ड्स में आपको टेक्निकैलिटी का इश्यू आता है, कि वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं आता, उनको तो डेफ़िनेटली उनको लिखना चाहिए, उनके मीनिंग के साथ लिखना चाहिए। फिर उसके बाद जब फाइनली जो मेरी अप्रोच थी कि मैं पहले पूरे नोट्स बनाती थी और जो चीज़ें मुझे अच्छे से पता है, याद है, उनको तो मैं रिवाइज़ एक बार सिर्फ़ देख लेती थी। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है कि मैं बार-बार भूल रही हूँ,
उनको मैं वन लाइनर नोट्स बना लिया करती थी। जैसे मेरे पास जो पूरी की पूरी मैं आपको शेयर करूँगी वो व्हाट्सएप पे कि मैंने जो नोट्स बनाए थे, ओके। किस हिसाब से बनाए थे। क्योंकि मेरे ओके। साथ ये चीज़ होती थी कि जो स्क्वायर ऑफ अपोज़िशन है, उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो जाया करती थी, ओके। कॉन्ट्रापोज़िशन में। तो उसके हाँ, लिए हाँ। मैंने एक पेज पे ही वो जो सारी चीज़ें थी उसको वन पेज में पूरी के पूरे उसके रूल्स एक-एक लाइन में, इतने बिल्कुल, प्रिसाइज़ कि बिल्कुल। मुझे याद रहे कि एग्ज़ैक्टली कैसे क्या होना है, हुँ। ताकि वो ज़्यादा और बड़ा एग्ज़ाम भी ना में हो। 2 क्वेश्चन तो आ ही हाँ, जाते हैं कई बार यहाँ से। आ ही जाते हैं, यस सर, डेफिनिटली। हाँ, तो बिल्कुल। इसीलिए वो ये समझना ज़रूरी है कि आप लैग कहाँ कर रहे हैं। तो मुझे मेरी जो कमियाँ हुँ। समझ में आई कि जिन-जिन टॉपिक्स में, जैसे इवन मैं अगर पेपर 2 की भी बात करूँ तो जो फाइनेंस है, फाइनेंस में मेरे साथ दिक्कतें आती थी, जो थ्योरी है अलग-अलग उनमें आती थी। तो उनके हुँ। लिए भी मैंने सेम प्रोसेस था कि एक बार उन सबको अच्छे से पढ़ना, उनके नोट्स प्रॉपर रहेंगे, वो साल भ जब तक मेरा मतलब 3 महीने, 4 महीने वो प्रॉपर चलेंगे। और हाँ, जब जैसे तक ही प्रिपरेशन एग्ज़ाम से, करते हो चलते हैं। हाँ, तब तक, हुँ। और जैसे ही एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, डेढ़ महीना पहले देख लिया कि मुझे क्या-क्या याद है या मैं क्या-क्या भूल गई हूँ। जो चीज़ें मैं हुँ। भूल गई हूँ, उनको मैं एक बार वन वन लाइनर में उसको अलग से लिख लूँगी, ताकि एग्ज़ाम से ओके। 15 दिन पहले मैं इसे फिर से उठा के पढ़ लूँगी। तो ओके। उससे वो हमेशा तो मेरे ब्रेन में मतलब फ्रेश बना आप रहेगा। खुद के वन लाइनर्स तैयार करते रहे हो साथ ही साथ जितनी भी क्लासेस हुई हैं। तो काफी सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर हमें तो हार्ड कॉपी नोट्स दिलवा दो। तो भाई इतने इतने सारा कंटेंट होता है तो हार्ड कॉपी तो नहीं मिलती किसी बच्चे को भी। नहीं, लेकिन जी सर। इन फ्यूचर देखेंगे, लेकिन अगर आप खुद से अपनी चीजों को जो वीक पॉइंट है अगर आप खुद से उनको नोट डाउन करते हो तो ज्यादा बेटर है। आपको पता लगता है मेरी ये चीज यस सर, वीक है, वहां से आप यस सर, इजिली एनालिटिकली तरीके से समझ पाते हो। ठीक है। और यस सर। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितना टाइम पढ़ते थे आप? उसमें भी सर सेम चलता था, 3 घंटे का उसका भी रहता था। जिसमें कि ओके। ज़्यादातर जैसे एक बार तो वो जैसे चीज़ें मैंने कहा फ़ेमिलियर रहती हैं। तो उसमें 2 घंटे आप कोई भी 2 यूनिट्स को दे दीजिए और 1 घंटे के लिए आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं या जो बहुत सारे आपके जैसे टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन्स रहते थे, उसको सॉल्व करिए। तो उससे ओके। आपकी प्रैक्टिस भी जो होती है, प्रैक्टिस भी बनती चलती है। ओके, PYQ मतलब ज्यादा लगाने चाहिए। जो भी आप हाँ, चाहे पेपर 1 पढ़ते हो पेपर 2 पढ़ते हो, हमें पता लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, तो यस, वहां से एक एनालिसिस हो जाता है। और दूसरा ये पता लग जाता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। तीसरा ये लग जाता है कि ये क्वेश्चनों में मेरे ये वाले कंसेप्ट तो क्लियर हैं और ये वाले क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इससे आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों को अच्छे से अपना सिक्योर कर कर पाते हो, सकते अच्छे से हैं। यस, मतलब कंसेप्ट बिल्डअप कर पाते हो। ठीक है। इसके यस सर। अलावा अगर मैं बोलूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 10 दिन पढ़ के उसके बाद उनसे पढ़ा नहीं जाता या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। तो ऐसी चीजें आपके भी सामने आई होंगी प्रज्ञा सिंह, यस तो सर, बताओ यस। कि उससे कैसे लड़ा जाए, फाइट की जाए उन चीजों से। मैं उन चीज़ों में जैसे जो मुझे लगता था, रियलाइज़ किया मैंने कि जिस दिन मेरा इच्छा नहीं है कि मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं कुछ भी करूँगी लेकिन 1 घंटा ज़रूर दूँगी। चाहे भले मैं कैसे भी दूँ लेकिन 1 घंटा दूँगी। लेकिन उससे ज़्यादा खुद को पुश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे भी समझ में आने लगेगा कि जो मेरी ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, मैं उसको भूल जाती थी। तो खुद को इतना ओके। पुश नहीं करना, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के पर्पज़ के लिए 1 घंटा ही सही लेकिन वो 1 घंटा देना है। क्योंकि आप होता इश्यू यही है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं है, आपने 1 दिन मिस किया फिर आपको अगले दिन भी सेम फीलिंग लगेगी, आप फिर मिस करेंगे। ऐसे करके 7 दिन ओके। हो जाते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि टाइम कितना निकल चुका है, कितना निकल गया, यही तो दिक्कत है कितना ना। निकला तो है। काफी सारे बच्चे इसी यही करते हैं कि चलो यार एक दो जी, दिन का बीच में गैप हो गया, चलो आगे पढ़ ही लेंगे, आगे भी तो हमारे पास टाइम पड़ा है। तो पता नहीं लगता कि ये जो 4-5 महीने, हुँ, एक्चुअल में 4 से 5 महीनों का टाइम ही होता है, 6 मंथ तो बोलने की बात है। तो हमें पता ही नहीं जी, जी। लगता कि वो पूरा का पूरा जो हमारा टाइम है वो कैसे चला जाता है। और इसके जी सर, अलावा जैसे आप पेपर 2 के अंदर अगर हम बात करें तो पेपर 2 के जी सर। अंदर कौन कौन सी यूनिट आपको ज्यादा टफ लगी या किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए एग्जामिनेशन पर्पस से? जो मुझे लगता है एक तो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टेक्निकैलिटी बहुत आ जाती है, फाइनेंस हो गया उसमें भी टेक्निकैलिटी बहुत आ जाती है। और उसके साथ-साथ बैंकिंग जो है उससे करंट क्वेश्चंस बहुत उठ के आते हैं। और करंट ओके। का जो एक्चुअली, जी सर, और जो इवन फोकस एरिया के पर्पज़ से जो आपका इंटरनेशनल बिज़नेस है। क्योंकि मेजरली मैंने देखा है कि आपके जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के, वो इंटरनेशनल बिज़नेस बैंकिंग से आते हैं।
और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। ओके। बाकी अगर आप कोई सी भी दूसरी यूनिट देखें, आप बिजनेस लॉ देखिए, तो उसमें ये होता है कि वो आपसे पॉइंट टू पॉइंट ही पूछते हैं। जो ओके। चीजें फैक्ट हैं वो एज इट इज पूछते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आज सच नहीं होता है। लेकिन हम्म। जिन चीजों में आपके करंट अफेयर का एक्चुअली इम्पैक्ट आता है, अफेक्ट आता है, उस चीजों में जरूर ये वहां से पूछते हैं। करंट की पूछेंगे, पिछले 1 साल का जरूर ये पूछते पूछते हैं। कोई भी ओके। चीज अगर आई है, जैसे कि हमने देखा ही था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था बिल्कुल। कि उसकी लास्ट जो डेट है वो कब तक की एक्सटेंड कर दी गई थी, उसके ऊपर हम्म। था। बैंकिंग में कि आपका जो लोन प्रोसेस होते हैं, वो लोन प्रोसेस होने का जो प्रोसेस है, जो पूरा स्टेप बाय ओके। स्टेप सीक्वेंस में, उसके ऊपर भी हम्म। क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल। एक्चुअली जिन पे ध्यान देने की ज्यादा, और इसमें अप्रोच भी वही रखनी है कि आपको करंट से रिलेट करके पढ़ने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये तो ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि काफी सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि सर क्या पेपर टू के अंदर 5-6 यूनिट कवर कर लें तो हमारा काम चल सकता है। तो ऐसा थोड़ा बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जी अगर मैं इतना इतना तैयार कर लूं तो कि सर मेन मेन यूनिट हमें बता दो, मेन मेन क्वेश्चन बता दो। तो आपको क्या लगता है कि मेन मेन यूनिट सारी मेन मेन यूनिट है या कुछ कुछ यूनिट मेन है? नहीं सर, जैसे अभी मैंने बोला कि आपको एक्चुअली आइडिया नहीं है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वो इन डेप्थ एक्चुअली काफी सारा है। और वो आपसे कभी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कभी भी 100% श्योरिटी के साथ ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ये टॉपिक तो आना ही आना है। ओके। क्योंकि आप क्योंकि करंट अफेयर में वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी पूछ सकते हैं। वो कोई नई जो आपके ट्राइलेटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके ऊपर भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जी सर। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कवर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बात आ जाती है परसेंटाइल की, कट ऑफ की। क्योंकि हम्म। पूरा जो फैक्टर है वो वहीं पे होता है। जिन लोगों ने सिर्फ 5 या 6 यूनिट कवर करी है, उनका नेट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ओके। एटलीस्ट 7 या 8 या 9 भी करी हैं, उनका स्टिल है कि हाँ, नेट के साथ जेआरएफ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि परसेंटाइल का ओके। जो इफेक्ट है, यहाँ पे वो आता है, क्योंकि जिसके मार्क्स ज़्यादा आएँगे, उसका परसेंटाइल हम्म। ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। हम्म। जी सर। ओके, तो इसके अलावा पेपर टू और पेपर वन की अगर मैं बात करता हूँ तो उनकी अगर आपने मान लो पूरी पूरी यूनिट कवर कर ली, उसके बाद कितनी बार आप रिवीजन कर रहे हो उसकी? कई बच्चे ये पूछते हैं सर हमारा सारा कुछ क्लियर है, सब कुछ हमने कवर कर रखा है, सिर्फ हमें एमसीक्यू की पीडीएफ प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भी साथ के साथ रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। तो आपने किसी भी चीज को पढ़ लिया, उसके बाद कितनी बार रिवीजन किया कि पेपर वन को 5 बार रिवाइज किया, 6 बार किया? तो कितनी बार टोटल आपने पेपर वन या पेपर टू को 6 मंथ में रिवाइज किया था? सर ऑनेस्टली मैंने सिर्फ 2 बार रिवाइज़ किया था, लेकिन मेरा फ़ोकस जो था वो एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा रहता था। क्योंकि टाइम ओके। मैनेजमेंट जो था उसके साथ-साथ मुझे क्योंकि एग्ज़ाम में आप जब बैठे हैं, तो आपको एक्चुअली आइडिया नहीं होता है कि कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है, आप एक क्वेश्चन पे अटके रह जाते हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने एमसीक्यूज़ करने स्टार्ट किए थे, और उससे जैसे कि हमने हम्म। पहले भी बात करी कि एनालिसिस होता है कि आपको खुद समझ में आता है आपके कौन से सेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से सेक्शन ओके। आपके वीक हैं। तो जो सेक्शन वीक है उनको फिर से रिवाइज़ कर लेती थी, कि ये जो सेक्शन है जिनमें मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये वीक है, तो उनको उसी पॉइंट पे मैं फिर से रिवाइज़ कर लूँगी। ओके। और उसके बाद फिर वो प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होती है कि मैं फिर एमसीक्यूज़ दूँगी, और उसके थ्रू एनालाइज़ खुद को किया कि हाँ, मेरे कौन से सेक्शन हैं जिस पे मुझे एक्चुअली ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। और पेपर वन और पेपर टू में, चलो पेपर टू का तो आपने बता दिया, पेपर वन के अंदर जी, बताओ कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यूनिट कौन सी लगती है? क्योंकि काफी सारे सर बच्चे सब मैसेज करते हैं मैथ और डीआई का। इसके अलावा बताएं आप कि मैथ और डीआई ज्यादा मैथ्स और डिफिकल्ट डीआई है? तो मुझे सबसे ईज़ी लगता था, क्योंकि ओके। मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, तो वो ओके। चीज़ मुझ को मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी पड़ गई। कि मैं ओके। कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के ऊपर काम कर रही थी, तो मुझे पता था कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं और किस हिसाब से इसको क्वेश्चंस को घुमा घुमा के भी पूछा देते हैं। जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि कई बार आप क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट स्कोर किसके हैं, और क्वेश्चन पेपर में जो था क्वेश्चन आ रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट किसके हैं। हाँ बिल्कुल।
जी सर। तो ऐसे पॉइंट्स पे एक्चुअली मुझे लगता है कि मैथ्स एंड डीआई मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो चुके थे, क्योंकि वो ओके। कंसिस्टेंसी मैंने जो कंटिन्यूअसली उन पे काम किया, तो वो मुझे सबसे इजी लगते थे। और ओके, उसके तो साथ एक साथ जो घंटा सबसे मैथ को देना डिफिकल्ट, है भी सबने अब, जी सभी बच्चों जी ने। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है। और और उसके अलावा, जी बोलिए और। जी, जो डिफिकल्ट मुझे सबसे ज्यादा लगा था वो मुझे लगा था इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। ओके। क्योंकि एज आई सेड कि वो चीज कभी पढ़ी नहीं थी, पहले कभी नहीं ओके। थी, उससे फेमिलियर नहीं थे। लेकिन हम्म। ग्रेजुअली उस पे भी फिर थोड़ी बहुत जो मैंने अपनी पकड़ बनाई, अपने उसको ग्रैब किया, समझने की कोशिश हम्म। करी, तो वो मैंने हम्म। कहीं ना कहीं उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब उसको भी समझा अच्छे से। ओके, तो मतलब इसी तरीके से आपने दोनों पेपर अच्छे से कवर किए। अच्छा, पहली बार जब आपका नेट हुआ था, तो काफी सारे बच्चे हैं, तो नेट से पहले आपने कितनी बार पेपर दिया था? सर नेट से पहले भी मैंने 2 बार पेपर दिए थे। ओके। जो जब नेट क्लियर हुआ था वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और जो जेआरएफ मैंने क्लियर किया था वो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके ठीक है। तो दोनों ही टाइम आपने बहुत अच्छी मेहनत की। मैंने देखा है आपको कि आप जितनी बार भी है, चाहे मैंने लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चन करवाए हैं, आप पूरी पूरी क्लास अटेंड करते होते थे, और बहुत ही अच्छे से आपने मेहनत की है, और आपकी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, उसी तरीके से Yes. आपके फेस से ही जो खुशी है वो झलक रही है। ठीक है। तो Yes. डियर फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है ना, कमेंट में कर देना, आप कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, तो जरूर हम आपको उस चीज के बारे में भी आंसर करेंगे, या प्रज्ञा सिंह भी कर देगी आंसर, और मैं भी इनसे आपका आंसर है वो करवाऊंगा। ठीक है। इसके Yes. अलावा आप कुछ बोलना चाहते हो? जैसे आपने पहले 2 बार अपना पेपर दिया, नहीं हुआ, फिर तीसरी बार नेट हुआ, फिर आप बड़े खुश हुए, फिर चौथी बार आपने सीधा जीआरएफ कर दिया, और सबसे बड़ी महत्व ये बताएं आप इसके अंदर कि आपको इतना मोटिवेशन मिलता कैसे रहा, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं टूट जाते हैं 1-2 बार पेपर देने के बाद। जी सर। सर एक्चुअली गोल मैंने सेट किया था। अब वो गोल अचीव करने के लिए मुझे 4 अटेम्प्ट देने पड़े या मेरे को 10 अटेम्प्ट देने पड़ते, वो गोल हम्म। मैं अचीव करके रहती। वो एक डिटर्मिनेशन था अंदर कि नहीं, ये चीज़ है और ये चीज़ करनी है। अब उसको ओके। स्टबर्ननेस बोले, ज़िद्दीपना बोले या हम्म। डिटर्मिनेशन कह लें। लेकिन वो चीज़ थी कि बिल्कुल। हाँ, ये मुझे करना है तो ये करना है। ये चीज़, ये मेरा बिल्कुल। गोल है और ये मुझे पाके रहना है, क्योंकि इसी से मेरे आगे की जो लाइफ़ है, वो मैं उसके लिए पाथ क्लियर होगा। हाँ तो ये बिल्कुल। सर वो एक डिटर्मिनेशन था, फिर फैमिली का भी मोटिवेशन काफ़ी था, आपका भी गाइडेंस था, आप भी मेरे को मोटिवेट करते थे। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उस टाइम पे नहीं क्लियर हुआ था, कुछ परसेंट से ही मैं अगर हम्म। आपको याद हो, क्योंकि मेरे उस टाइम पे भी बिल्कुल 92 बिल्कुल। परसेंटाइल आए थे सर, हाँ और बिल्कुल। उस टाइम पे भी क्लियर नहीं हुआ था। तो तब हम्म। भी आपने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत मोटिवेट किया था उस चीज़ के लिए भी कि आप इतना आप बिल्कुल। कर लिए हो, इतने आ गए हो, हम्म। तो हाँ आगे भी मतलब और जा हाथी चला सकते गया पूंछ रह गई, अब तो वो हो। काम था। हाँ हाँ। जी सर। तो तो उसके उसके बाद बाद वही फिर। हम्म। और उसके अलावा जो आस-पास इवन फ्रेंड्स भी थे, उनका भी कहना ये था, वो भी मुझे कहते रहते थे कि "तू कर हाँ लेगी, तू कर लेगी।" मैं भी कहते हाँ थे, हाँ। "अरे यार, ठीक है।" मेरे को लग रहा था ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तो उसके बाद मतलब अल्टीमेटली रियलिटी कुछ और ही थी। भी कर लेता बंदा, कोई भी हाँ, बंदा है ना, अगर मन में ठान ले तो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन पॉसिबल आपको उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा, एक जी बात सर। मेन रह गई हमारी सोशल मीडिया की, तो आप कितना कल्टी मारते थे सोशल मीडिया से, वो बता दें थोड़ा स्टूडेंट्स को। तो सोशल मीडिया से मेरा ऐसा था कि सिर्फ काम के पर्पज़ से ही होता था कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे से ज़्यादा उस पे वेस्ट नहीं करना है। ओके। क्योंकि जनरली होता है कि आज के टाइम तो ऐसे वो रील्स का ज़माना है, यूट्यूब पे भी ऐसे रील्स चलते हैं, और उस पे भी चल रहा है, तो लोग एक बार स्टार्ट करते हैं देखना और वो कंटिन्यूएशन में चलता जाता है। तो उस चीज़ पे फिर मन नहीं कंट्रोल करता दो करना चार जो है, घंटे जी, हम्म। जी, आराम से निकल जाते हैं, नहीं पता चलता। आपने एक बार करा, आपका आधा पौन घंटा कहाँ चला गया नहीं पता आपको। आप हम्म। दूसरी बार फ़ोन खोलेंगे, फिर आधा पौन घंटा कहाँ चला गया आपको नहीं आइडिया होगा। तो इसीलिए ओके। उस चीज़ पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना, वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हम्म। क्योंकि कई अच्छा बार ऐसा भी इसके। होता था मैं, जी, बोलो। कई बार ऐसा होता था कि मैं बहुत सारे ऐसे जो क्या बोलते हैं क्लासेस होती थी, मैं टाइम पे जॉइन नहीं करती थी, या मैं उसको बाद में देख लिया करती थी, क्योंकि हम्म। नोटिफ़िकेशन जो थे वो मेरे ऑफ रहा करते थे मेजरली। अच्छा।
तो सही मुझे है। वो नोटिफाई भी नहीं हो पाता था। सही है। तो इसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल टूट चुके हैं जीआरएफ के लिए, मतलब छोड़ ही चुके हैं, कई ऐसे स्टूडेंट है जो जी। पहले दो अटेम्प्ट दे करके यार हमसे तो नहीं निकलेगा, उनको क्या बोलना चाहते हो आप? सर उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अभी हार मानने से अभी हार मारने का भी ये टाइम नहीं है। आपने 2 बार हम्म। अटेम्प्ट दिया, आपको खुद में वो चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आपने ग्रोथ किया है या कितना ग्रोथ किया है। तो अगर आप अपने आप को और पुश कर सकते हैं, हम्म। तो पुश आगे और करिए और उस गोल को अचीव कीजिए क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में नहीं हुआ। और जो लोग इवन बोलते भी हैं कि फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में हो गया, तो हम्म। सर जनरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निकाल पाते हैं। जैसे आपने भी ये चीज़ हम्म। मुझे समझाई थी कि हर किसी का फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता। हाँ टाइम लगता बिल्कुल। है। जी, टाइम लगता है, आपको खुद को समझना पड़ता है कि आप खुद की कैपेसिटी कितनी है, फिर उस कैपेसिटी को एक्सपैंड करना पड़ता है। तो पहले हम्म। अभी जो अटेम्प्ट अभी आने वाला डिसेंबर अटेम्प्ट, उससे पहले आप खुद को समझिए, खुद की कैपेसिटी को समझिए, उसको हम्म। एक्सपैंड कीजिए, अपने उस सेफ ज़ोन से बाहर निकलिए, जो कंफर्टेबल ज़ोन में हम बैठ जाते हैं कि हम तो सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ हम्म। सकते हैं। तो उसको स्ट्रेच कीजिए, आप 7 घंटे करिए, आधा घंटा पहले बढ़ाइए, फिर 1 घंटा उसको बिल्कुल। कर लीजिए। उस हम्म। कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकल के काम कीजिए, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली इन्होंने, आपका जीआरएफ। जी, हाँ बहुत अच्छा बताया। और इन्होंने पहले भी बोला है कि जिस दिन मेरा दिल नहीं भी करता था तो मैं 1 से 1.5 घंटा उस दिन भी स्टडी करती थी, तो आप भी स्टडी करते कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार बच्चे ये बोल देते हैं सर हमें PYQ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सर मतलब यूनिटें इकट्ठी करने में लग जाते हैं, कवर नहीं कर पाते, PDFs मांगते रहते हैं, पर उनको बाद में पता क्या होता है, हमें ये लगता है कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो वो चीजें हमारी रह जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आप कंटिन्यूटी के साथ डे टू डे क्लासेस कवर करेंगे, उसके साथ PDFs आपको मिलेंगी, उसके साथ आपको MCQ मिलेंगे, फिर आपकी एक बार रिवीजन होगी, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, जिससे कि आपका नेट जीआरएफ निकलने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। और अभी तो अपन ने एप्लीकेशन भी बना दिया है, प्रज्ञा सिंह तो बिना एप्लीकेशन के पढ़ के भी जीआरएफ निकाल गई। और बाकी ये था कि प्रज्ञा सिंह से बातचीत हुई थी पहले भी मेरी, जब ये ज्वाइन कर रहे थे, तो इनको बोला था मैंने कि एक दिन आप एक अच्छे टीचर बनोगे, और ये बनेंगे भी। ठीक है, और जल्दी ही हम प्रज्ञा सिंह को भी लेकर के आएंगे अपने चैनल के ऊपर। ठीक है ना, कॉमर्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, और टाइम टू टाइम आपको भी पता लगेगा कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। आपसे भी बातचीत होगी इनकी। तो डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे, अगर आपको इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है तो जरूर बताना। बाकी बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने नेट जीआरएफ की तैयारी की है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बिल्कुल, जब ये स्टार्टिंग में पेपर दिया था ना, मैंने पूछा था कि काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हर बंदा जाता है, लेकिन जी, अपना जो प्लेटफॉर्म है भाई बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, ज्यादा जो लोग नहीं जुड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे करके अभी पता लगेगा 10 लोगों को कि प्रज्ञा सिंह ने कैसे प्रिपरेशन की। ठीक है, फिर धीरे धीरे सबको पता लगेगा, तो सारे लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो आप लोग भी, अगर अच्छी लगी प्रज्ञा सिंह की बातें और इनका जो स्ट्रगल था नेट जीआरएफ का, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर करना, ताकि अ, किसी और बंदे को भी मोटिवेशन मिले ना। इन्होंने बोला ना कि पहली बार में, और मैंने भी इनको समझाया कि भाई जो पहली बार इंटरव्यू देने आते हैं ना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपको लगता है भाई कोई भी पहली बार, मतलब 100 में से 5 लोग होंगे जो पहली बार अपना नेट जीआरएफ निकाल देते हैं, बाकी सारा फेम का चक्कर होता है, या वैसे बोल देते हैं कि पहली बार अपना जीआरएफ निकल गया, नेट निकल गया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं झूठी भी होती है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। लेकिन अपने पास जो बच्चा आया, जितने अटेम्प्ट दिए बच्चे ने, उसकी पूरी स्टोरी होती है, कहाँ से पहले पढ़ रहा था, कहाँ से बाद में पढ़ा, और किस 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 तरीके से उसने मेहनत की। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रज्ञा सिंह, आप कुछ और भी बोलना चाहते हो लास्ट में? सर मैं यही कहूँगी कि जहाँ पे एक्चुअली भीड़ कम है, वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा है। ये अच्छा, मेरा मानना है। ये बात तो सही है। देखो यार, मैं भी आपको बोलता हूँ, कई ऐसा होता है ना कि सब्सक्रिप्शन बेचने के पहले का जो सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बाद में जब आप क्लास एक्चुअल में क्लास में जाते हो ना, उसके बाद आपको रियलिटी भी पता लग जाती है कि यार कोई बंदा आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा।
तो ये चीजों के ऊपर भी ध्यान दो। और दूसरी बात ये है, मैं नहीं बोलता कि आप सीख स्टडी स्मार्टली का आकर के पेपर 1 ज्वाइन करो या पेपर 2 ज्वाइन करो। पहले फ्री के अंदर रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है, देखो, जांचो परखो कि किस तरीके का कंटेंट कितना डीपली किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप ट्राई करो। वैसे भी फ्री के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफी सारी क्लासेस पेपर 1 की हैं, पेपर 2 कॉमर्स की हैं, आप वहां से भी कवर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पेड के थ्रू ही सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये है कि भाई जिसने ज्वाइन करना है कर सकता है, जल्दी कवर हो जाता है, जिसने नहीं करना वो 1 डेढ़ साल के अंदर कवर कर पाता है धीरे धीरे कंसेप्टों को। तो ये बात है। और दूसरी बात ये होती है कि भीड़ जहां पर कम है, मेरा भी यही मानना था जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब मुझे नहीं पता था इस चीज के बारे में, तो हमारे कॉलेज के जो टीचर्स थे उन्होंने बताया, हम भी भीड़ की तरफ गए थे। उसके बाद ना मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल था, वहां पर एक फोटो लगा दी। जब मुझे सच पता लग गया कि जो मेजोरिटी ऑफ पाथ है ना, जो मेजोरिटी और लोग हैं, मेजोरिटी लोग एक ही तरफ जाते हैं, और जिसने अपना पाथ क्रिएट करना होता है ना, सक्सेस क्रिएट करनी होती है, वो बंदा उन भीड़ से निकल के अलग चलता है। तो आप देख लो कि भीड़ के अंदर गुम होना है आपने या अलग से अच्छे से पढ़ाई करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से बेटर तरीके से चीजों को कर पाते हो। तो प्रज्ञा सिंह ने काफी अच्छी चीजें बताई हैं, और जल्दी ही मैं इनको आपसे मिलवाऊंगा भी अच्छे से, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, इनको ऐसे नहीं जाने देना हमने, ठीक है। आगे आगे क्या विचार है आपका? वो तो इन्होंने आते ही बता दिया कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का नाम ले दिया, मुझे भी नहीं पता है ऐसी यूनिवर्सिटियों का नाम, ठीक है, जो जो प्रज्ञा सिंह ने लिया है। तो इन्होंने बोला है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से ये क्या करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर, बस इनका लग जाना है। अब जीआरएफ हो गया तो समझो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा अच्छा टॉपिक चूज करके ये अपना नेट जीआरएफ कर चुके हैं, तो आगे भी जाएंगे। बहुत सारी थैंक शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, और इसी तरीके आप बढ़ते जाओ। और जब भी आप अपना पीएचडी करो या पीएचडी के लिए एनरोलमेंट करो, तो मैं पक्का, देखो अभी तक मेरे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नेट जीआरएफ किया है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने मतलब पीएचडी भी करनी स्टार्ट कर दी है, और काफी सारे बच्चों की यू। पीएचडी हो भी गई है, ठीक है। लेकिन हम प्रज्ञा सिंह से पूछेंगे कि इन्होंने पीएचडी के अंदर कैसे एनरोलमेंट किया, कैसे कैसे पूरा, मतलब जो भी वे ऑफ प्रोसेस जो पीएचडी का सिस्टम था, मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इन्होंने एनरोलमेंट करवाया, या किस तरीके से अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया, ठीक है, किस तरीके से बाद में थीसिस तैयार करेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे हम इनको आगे लेके जाएंगे और इनसे पूछेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया, और जो मेहनत करने वाले होते हैं वो, आपको पता ही है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर घर पे बैठे रहोगे तो कभी नौका पार नहीं होगी, है ना, वही बात है। देखो अपन तो यस अपनी अलग अलग तरीके के जो क्या बोलते हैं कि थीम बना देते हैं, आपको भी पता है। यस तो टाइम टू टाइम क्लास के अंदर भी मैं बना देता हूँ। तो आप लोग भी घर पे मत बैठे, फ्री मत बैठे, डर के मत बैठे, जज्बे के साथ उठें। और डियर फ्रेंड्स, अभी ना रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो आप सभी को पता है आज 29 तारीख है। एक मैं आपको बता देता हूं कि 35% से 40% तक, 40% तक, आज मेरा थोड़ा और भी मन खुश हो गया है कि चलो भी इतना अच्छा बच्चे ने मेहनत किया है, तो 5% और भी आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 40% डिस्काउंट आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दोनों का कॉम्बो कोर्स, उसका ज्वाइन करना है, पेपर 1 और कॉमर्स का, तो आपको दोनों के ऊपर 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी डाउनलोड करें एप्लीकेशन सीख स्टडी स्मार्टली 3S, और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें जो फ्री कैंडिडेट्स हैं। और इन फ्यूचर भी आपको ऐसी महान हस्तियों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपना नेट जीआरएफ किया है, जैसे प्रज्ञा सिंह ने किया है वैसे ही बाकी सब बच्चों ने भी अपना नेट जीआरएफ किया है। और काफी स्ट्रगल के बाद कई बच्चों का नेट निकला है। और एक ऐसा स्टूडेंट भी है, मतलब जिसको लोग ताने मारते थे, मैं आपको मिलवाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। और बेचारे का बोलने का वे ऑफ टॉकिंग भी इतनी बेटर नहीं है, फिर भी उन्होंने नेट किया, सेट किया, और अभी उनकी जॉब भी लग गई है, ठीक है, अभी उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है सीधी। तो ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा कि मेहनत क्या होती है, आपको पता लगेगा। तो इतनी बातें आप सभी को अच्छी लगी हैं तो प्लीज क्लास को, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और शेयर करें अपने ऐसे फ्रेंड्स से जो थक हार कर बैठ चुके हैं। हम करेंगे कोशिश वापिस से, एनर्जी अर्थ निकालेंगे उनका भी।
ठीक है प्रज्ञा सिंह, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं और अच्छे से अपनी मंजिल की ओर जाएं, और अच्छे से अपने जो आगे स्टूडेंट आएंगे उनको भी अच्छे से आप सिखाएंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नए एक जीआरएफ होल्डर के साथ, नए नेट होल्डर के साथ हमारे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके प्रज्ञा सिंह जी। ओके, ओके सर।